हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एपिसोड नंबर 5 लेके आ गए मैग्नेटिज्म एंड मैटर के ऊपर। इससे पहले वाला एपिसोड में हम लोग डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और इस वीडियो के अंदर हम लोग पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म यानी कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और डाई मैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर डाई पैरा फेरो ये तीनों का ज़बरदस्त कंपैरिजन करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पैरामैग्नेटिज्म। कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम आपको एक और टॉपिक भी पढ़ाएंगे, क्यूरीज लॉ। क्यूरीज लॉ उसके साथ साथ चलेगा, मतलब ये फेरो और पैरा वो दोनों में ये कवर हो जाएगा, उसी के अंदर है ये क्यूरीज लॉ। इसके अंदर एक और चीज़ है मॉडिफाइड क्यूरीज लॉ, वो भी करना है हम लोग को। तो आइए स्टार्ट करते हैं पैरामैग्नेटिज्म से, मज़ेदार वीडियो होगा ये। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पैरामैग्नेटिज्म स्टार्ट करना है, ठीक है। मज़ा नहीं आया भाई, मतलब तुमको फिर मतलब तुम समझ नहीं पाई और पैरामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। पहले तुमको हम ये बताएंगे ना कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। जैसे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को कैसे आइडेंटिफाई करते थे? हाँ, मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करता था तो उसका प्रॉपर्टी हुआ। आइडेंटिफाई कैसे करते थे कि कौन सा ये डायमैग्नेटिक है? डायमैग्नेटिक कौन सा आइडेंटिफाई कैसे करते थे? अनपेयर्ड नहीं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जिसमें पेयर्ड होता था उसको डायमैग्नेटिक बोलते थे। उसका एग्जांपल में एक दिए थे हीलियम, और भी बहुत सारे एलिमेंट होता है, एग्जांपल लिखवाए थे। और क्या होता है बताओ? हाँ, बिस्मथ होता है, कॉपर होता है, ये सब होता है पैरामैग्नेटिक, सॉरी डायमैग्नेटिक। अब हम लोग पैरामैग्नेटिक को आइडेंटिफाई करने के लिए पहले हम लोग क्या देखेंगे कि भाई जो भी मेरे पास एलिमेंट है जिसका एक बड़ा क्रिस्टल है, क्रिस्टल समझ रही हो? क्रिस्टल यानी कि जिसके अंदर ढेर सारा एटम हो। ऐसे डब्बा से बना रहे हैं ना, डब्बा ऐसे बना रहे हैं, उसमें ढेर सारा इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं। बट क्रिस्टल केमिस्ट्री लेके आ जाती है यहाँ पर। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होगा है ना, उसका आइडेंटिफिकेशन क्या है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आइए एग्जाम्पल शुरू करते हैं। एग्जाम्पल है इसका एल्यूमिनियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, सोडियम एंड सो ऑन, बहुत सारा और है, ठीक है, बहुत सारा। तो हम लोग एल्यूमिनियम लेते हैं। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है। इसका हम लोग करेंगे एसपीडीएफ करेंगे तो क्या होगा? 1s2। आगे बोलो, इसको बताने दो। 2s2, उसके बाद रुक जाओ, रमेश को बताने दो, बोलो आगे। 2p6, उसके बाद अरे यार जोड़ रही है 3s क्या? उसको बोलने दो, रुक जाओ, मोटी कहीं की। आगे जल्दी बोल भाई, एक बच रहा है तो कहाँ डाले उसको? आगे बोलो कॉन्फ़िगरेशन, उसको याद ही नहीं है, बेरोजगार आदमी। बताओ तुम। हाँ वेरी गुड, 3p1। इसके बाद p ब्लॉक आएगा जिसमें एक जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है। अच्छा देखो, ये 2 लोग का शादी हो जाएगा, ये 2 लोग का शादी हो जाएगा। ये 6 का जोड़ा है, 3-3 करके, मतलब 3-3 करके नहीं, सॉरी 2-2 करके 6 लोग शादी कर लेगा। 3-3 का शादी थोड़ी होता है यार, 2-2 करके 6 लोग का हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी 2 लोग शादी कर लेगा, वो एक बच जाएगा अकेला, ठीक है, नल्ला बेरोजगार। तो ये नल्ला बेरोजगार जो बचेगा इलेक्ट्रॉन, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बनाएगा। जैसे याद करो यार हीलियम, जैसे याद करो तुम, देखो कंपेयर करोगी तो समझ में आएगा। जैसे हम बात करें हीलियम का, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना था? 2। तो इसमें हो क्या रहा था कि इसका जो शेल था, न्यूक्लियस, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐसे और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे। एक का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऊपर, सॉरी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को स्मॉल m से दिखाते हैं ना, और एक नीचे, ये निकाले थे हम लोग राइट हैंड थंब रूल से। तो ये दोनों कैंसिल हो जा रहा था, इसलिए हीलियम क्या था? डाया मैग्नेटिक। लेकिन देख, अच्छा इसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या लिखोगे? इसका कॉन्फ़िगरेशन इसका 1s2 खत्म, 1s2 खत्म। और इसमें जो इसका डब्बा जो होगा, डब्बा में इलेक्ट्रॉन कैसे भराएगा? ऐसे, इस अपोजिट स्पिन का, जो कि कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर तुम ये p ब्लॉक का स्पिन बनाओगी तो एक स्पिन बचेगा ना यार, ऐसे, जिसको कैंसिल करने वाला कोई स्पिन नहीं होगा। यानी कि ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम को क्या बना दे रहा है? पैरामैग्नेटिक। सोडियम का भी करके देख ले, सोडियम में भी दिखेगा कि एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है। 11 इलेक्ट्रॉन होता है ना, अरे 11 होता है, ऐसे मुजबानी बता देंगे 11 होता है, तो 10 का शादी हो गया, 2-2 करके। एक तो बेचारा ऐसे ही वेला चाह के भी वो नहीं कर पाएगा शादी, उसके लिए एक जन को खून करना होगा, मर्डर करता हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? बताओ, चलो आगे बढ़ते हैं। तो एल्यूमिनियम में बड़ा कंपटीशन है नहीं? तुम क्या बोली? मार खाएगी बहुत, तुम बता दे रहे हैं। गंदा आदमी है यार ये तो। चलो देखो, तो एक इलेक्ट्रॉन ये बच रहा है ना, तो यहाँ पर लिखते हैं D1। अच्छा यार ये बताओ, सोच के ये बताओ, ये एक इलेक्ट्रॉन जो है ये क्यों ये मैग्नेटिक मोमेंट बना रहा है, कैसे? वो समझ में आया कि नहीं आया? देखो जैसे होगा क्या ना कि ये जो एक शेल होगा
उस एक शेल में ये एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते रहेगा। इसका मैग्नेटिक मोमेंट मान लो ऊपर है, ऊपर कैसे बता दे रहे हैं देखो, करंट ऐसे होगा इसमें, अरे भाई इलेक्ट्रॉन ऐसे तो करंट ऐसे होगा, तो करंट ऐसे कर्ल करोगे ऊपर आएगा, तो यानी कि एक मैग्नेटिक, क्या है इसको कैंसिल करने वाला कोई और होगा? अरे है ही नहीं यार, एक ही है इसमें, दो रहता है, कम से कम 3p2 होना चाहिए था क्या, तब काम बन जाता। तो यानी एल्यूमिनियम के बाद और क्या आता है, एल्यूमिनियम के जस्ट सिलिकॉन, सिलिकॉन को तुम क्या बोलोगी तब, सिलिकॉन में डायमैग्नेटिक। लेकिन ऐसे नहीं होता है, हर एलिमेंट पे ये आजमा के नहीं देखना है, क्योंकि हर एलिमेंट में मैग्नेटिक मटेरियल नहीं होता है, समझो। पीरियोडिक टेबल में जितना एलिमेंट है सब पे गेस मत मारो, क्योंकि सारा एलिमेंट मैग्नेटिक मटेरियल नहीं होता है। सिलिकॉन तो एक ये है एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, वो तो एक सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन, तो इसलिए ये नहीं कि सिलिकॉन को तुम डायमैग्नेटिक बोल दे चलो, क्या पता वो होता भी होगा, आई डोंट नो, हमको नहीं पता। लेकिन सारा एलिमेंट्स पे तुम ये नहीं मार सकते हो कि जिसमें पेयर्ड होगा वो डायमैग्नेटिक, सॉरी जिसमें पेयर्ड होगा वो पैरा हो जाएगा, वैसा नहीं होता है। पेयर्ड होगा वो पैरा होगा कि डाई होगा, जो पेयर्ड होगा डायमैग्नेटिक होगा, ये क्लियर होना चाहिए। जो जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन दैट इज डायमैग्नेटिक। तो सिलिकॉन को ये नहीं कि तुम डायमैग्नेटिक बोलने लगो, ऐसा नहीं होगा अंदाजी, तुमको देखना पड़ेगा कि उसमें, और वो कैसे मालूम चलेगा, याद करके एग्जाम्पल, जैसे हम एल्यूमिनियम और सोडियम लिए, हम और भी हम नियॉन भी तो ले सकते थे क्या, नहीं वैसे नहीं, इसलिए तो कह रहे हम नियॉन ले सकते, नियॉन ले लिए यहाँ पर, क्यों, क्योंकि नियॉन तो नोबल गैस है, नियॉन तो नोबल गैस है ना, तो उसको कैसे, उसका 10 होता है ऐसे नियॉन का, तो 10 होता है तो उसमें 10 का हो जाएगा काम बन जाएगा, तो उसको डाल, लेकिन उसको उसमें नहीं डाल रहे नियॉन को, क्योंकि नियॉन किसी से रिएक्ट ही नहीं करता, तो उसको मैग्नेटिक मटेरियल कहाँ से हुआ, ढेर सारा नियॉन एक साथ थोड़ी रहेगा कहीं पर कंटेनर में, समझ आ रहा है हम क्या कह रहे हैं। तो हर एलिमेंट पे ये मत आजमा के देखो, ये पूछता है बहुत अच्छा बच्चा लोग कि सर सारे एलिमेंट में हम लगा के, नहीं वैसे नहीं होता यार, जो एग्जाम्पल स्पेसिफिकली बताया जा रहा है उसी को फॉलो करना है, ठीक है। चलो तो हम लोग क्या लिखेंगे, द वन इलेक्ट्रॉन, हाँ उसी में से गेस मारो, ठीक है, नहीं वही सब एग्जाम्पल रहेगा, वही सब रहेगा। द वन इलेक्ट्रॉन ऑफ एल्यूमिनियम मेक्स एटॉमिक डाइपोल, एटॉमिक डाइपोल समझ रही हो ना, मतलब वही मैग्नेटिक डाइपोल, एंड एल्यूमिनियम इज पैरामैग्नेटिक, एल्यूमिनियम क्या शो करेगा, पैरामैग्नेटिज्म। अब सुनो बात ध्यान से, एकदम ध्यान सुनना, ये पैरामैग्नेटिक हो गया, ठीक है। अब तुम ये बताओ यार, जब हम लोग ये डब्बा ले रहे हैं, इस डब्बा में जब हम लोग ऐसे बना रहे हैं 1 2 3 ऐसे जब बना रहे हैं डाइपोल्स, तो ये कितना होगा ऐसा, ये जो एक बनाया एक एल्यूमिनियम का है, ये दूसरा एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम ढेर सारा एल्यूमिनियम होगा ना इसमें, समझ रही हो। तो ये मत सोचो कि खाली एक ही इलेक्ट्रॉन से बनेगा, और भी तो एल्यूमिनियम होगा, उन सब का एक मिलकर कितना बड़ा एटॉमिक डाइपोल बना देगा, समझ रही हो। तो तुम ये पैरामैग्नेटिक के बारे में क्या कहोगी, क्या इसमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 0 होता है? नहीं होता है, नहीं होता है। लेकिन किसके बारे ये कह रहे हैं, किसी एक एटम के बारे। होता क्या है ना, जब इन लोग को इसके अंदर रखते हैं ना, तो इन लोग ऐसे नहीं रहता है, ये लोग ऐसे हो जाता है, देखो बता रहे हैं, एक ऐसे रहा और एक इधर हो जाएगा, हाँ एक इधर हो जाएगा, एक उधर हो जाएगा, एक इधर आ जाएगा, एक इस तरफ हो जाएगा, एक उस तरफ हो जाएगा, तो ये लोग सब कैंसिल कर देता है अपना, मतलब नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इसमें क्या रहेगा, किसी एक एटम का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 0, लेकिन अगर ढेर सारा एटम को डाल दे एल्यूमिनियम का, उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अभी भी क्या मिलेगा, 0। और अगर उसको ठीक करना है तो बाहर से क्या लगाना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड, क्या इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखना पड़ेगा, यानी कि मैग्नेट का नॉर्थ साउथ पोल के बीच में रखना पड़ेगा, तब ये लोग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होगा। ये सारा घूमेगा, और घूमेगा किस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में। याद करो यार, जो तुम डायमैग्नेटिक पढ़ रही थी उसमें ये लोग ऐसे नहीं हो रहा था, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगा रहे थे तो उन लोग क्या हो जा रहा था, उधर घूम जा रहा था, उल्टा हो जा रहा था, अपोज कर दे रहा था। यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ इन लोग बोलेगा नहीं हमको तो साथ में चलना है, अलाइन हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ, क्योंकि इन लोग का कैरेक्टर इसका खून में बसा है कि हमको मैग्नेटिक मटेरियल, देखो ये जो पैरामैग्नेटिक है ना, ये मैग्नेटिक मटेरियल्स जो होता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड से प्यार करता है, ये इसका खून में बसा होता है कि हमको अट्रैक्ट होना है। लेकिन दिक्कत क्या होता है, ये लोग सबका डायरेक्शन रैंडम होता है, उसकी वजह से बेचारा कैंसिल हो जा रहा है रिजल्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, ये लोग को डायरेक्शन दे देंगे बढ़िया, वो डायरेक्शन कैसे देंगे, बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगा के, तो ये लोग एक बढ़िया डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। और इसको तो खून में था कि हमको मैग्नेटिक फील्ड के साथ जाना है, इसीलिए ये लोग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। अब तुम अगर ये पूछो कि सर उसी के डायरेक्शन में काहे होता है, उसका सिंपल कारण क्या है, ये लोग का खून में बसा है कि हमको मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्शन देना है, ये लोग मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट करता है। ये जब पढ़ा रहे थे स्टार्टिंग में तो हम तुमको बता दिए थे ये चीज़ कि फेरोमैग्नेटिक यानी मैग्नेटिक फील्ड को कुछ ज़्यादा ही जो खींचेगा, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन पसंद करेगा इसको, बोलेगा कि हम इधर से नहीं जाएंगे, सराउंडिंग से नहीं जाएंगे, हम तुमसे होते हुए जाएंगे। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नहीं जाना चाहेगा एक्सटर्नल वाला बोलेगा कि हम तुम्हारे ऊपर से पार होंगे, क्योंकि हम तो तुमसे प्यार करते हैं।
समझ आया कि नहीं आया? लेकिन उतना भी प्यार नहीं करते हैं एकदम कि नहीं पूरा घुस जाएंगे एकदम, ऐसा भी नहीं होगा। कुछ कुछ मैग्नेटिक फील्ड अभी भी क्या होगा, बाहर ही रहेगा। लेकिन फेरोमैग्नेटिक में क्या होगा, सब पूरा चढ़ जाएगा, बोलेगा कि हम खतरनाक कर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो चलो हम लोग लिखते हैं इस बात को, ये बात को बड़ा जरूरी इंपॉर्टेंट। क्या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जीरो, नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जीरो होता है? अभी नहीं बोल सकती हो तुम कुछ भी। तुम पूछोगी सर आप नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किसका बात कर रहे हैं, एल्यूमिनियम का बात कर रहे हैं कि ढेर सारा एल्यूमिनियम को मिला के बात कर रहे हैं? तो किसी एक एल्यूमिनियम का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है। तो यहां पर हम लिख देते हैं द नेट मैग्नेटिक। अच्छा ये नेट नेट का है बात करते हैं, यहां तो एक इलेक्ट्रॉन से बन रहा है, तो नेट इसमें क्या बात करने की जरूरत? अरे भाई साहब येलो का कैंसिल हो रहा है ना, तो येलो का कैंसिल होते गया तब ना ये बचा। इसीलिए कह रहे हैं इन सारे का देखें हम, ये सब मर गया लेकिन एक तो बच गया, तो इन सारे का 0 0 0 0 0, लेकिन इसका एक आ जाएगा मैग्नेटिक डायपोल। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए नेट का बात कर रहे हैं। और पूरे क्रिस्टल में भी नेट का ही बात करेंगे, क्योंकि पूरे क्रिस्टल में ऐसा ऐसा बहुत सारा रहेगा, लेकिन वो सबका रैंडम डायरेक्शन की वजह से वो लोग एक दूसरे का मैग्नेटिक डायपोल को कैंसिल कर देगा। और उसको कौन बचाने आएगा? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यहां पर द नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ एन एटम ऑफ एन आइटम इज नॉट जीरो, इज नॉट जीरो। लिख लो, फिर हम लोग आगे इसका डेफिनेशन लिखेंगे पैरामैग्नेटिक। एक तुम्हारा ये होगा एग्जांपल में, अगर तुम देख लो यहाँ पर हम लिखते हैं एक बार। इसका एग्जांपल तुमको कल ही बताया था, सोडियम हो गया, सोडियम के अलावा कैल्शियम है ना, और O2 लिख, लेकिन O2 एट किस में, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखो बाबू सुन लो एक बात मेरा, अगर O2 को तुम कैरेक्टर्स चेंज करोगी, इसका कैरेक्टर्स चेंज करोगी मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगी, प्रेशर में बदलाव करोगी, तो हो सकता है कि O2 का बिहेवियर बदल जाए। तो इसलिए यहाँ पर जब भी हम लोग फिजिक्स में इसका एग्जांपल ले रहे हैं ना, तो हम लोग कह रहे हैं कि जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे वो अवेलेबल होता है। ये नहीं कि उसमें कुछ केमिस्ट्री लगा दो भाईयात वाला, उसमें कुछ केमिस्ट्री लगा के नहीं होना चाहिए, एकदम O2 प्योर फॉर्म में होना चाहिए, कोई केमिस्ट्री वाला नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखो, तो है स्टैंडर्ड 298 केल्विन होता है ना, स्टैंडर्ड 273 केल्विन भी तो होता है। अच्छा चलो ठीक है, तो ये O2 लेना, और बोरोन B2 और S2 होगा, ये सो ऑन। ये सारा एक्सेप्शंस है, लेकिन पैरामैग्नेटिक तो है ना, पिछले क्लास में एक्सप्लेन किए थे। अच्छा एलिमेंटल वाला भी होता है, जैसे CuCl2, कॉपर क्लोराइड, ये सब भी होता है। तो सब छोड़ो यार, खाली तुम ये याद रखो है ना, कंपाउंड वाला मत याद रखो, बस इतना ही याद रखो। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे और बात करते हैं इसका डेफिनेशन के ऊपर। मौसम था तो जब, चलो देखो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो है उसको हम लोग थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर हम लोग एक डब्बा लेंगे, पहला पॉइंट यहाँ पर देना है तुमको, और एक हम लोग डब्बा लेंगे जिसमें ढेर सारा एल्यूमिनियम डाल देंगे। क्या डाल देंगे? एल्यूमिनियम को ढेर सारा भर देंगे, और एल्यूमिनियम का एटॉमिक डायपोल को दिखाएंगे। तुम लोग को ऐसे एरो से दिखा रहे थे एटॉमिक डायपोल को, क्यों एरो दिखा रहे थे? क्योंकि यहाँ पर ऐसे करंट ऐसे बहता है, तो करंट ऐसे बहने कारण ऐसे आता है। आज तुम लोग का मनोकामना पूरा करते हुए हम ऐसे बनाएंगे उसको। ठीक है, ये क्या दिखा रहे हैं कि इसमें करंट ऐसे घूम रहा है। ठीक है, और अलग अलग ऐसे रहेगा, उई 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 उई, जिधर मन उधर घुमाए, बढ़िया, ये जिधर मन में है उधर घुमा दो। ये डायग्राम हुआ। अभी क्या इसमें कोई बाहर से मैग्नेटिक फील्ड है? नहीं है, है ना। ऑन लिखो लिखो लिखो, एब्सेंस, ऑन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल, ऑन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ऑन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। पता है एक बार एक क्वेश्चन था है ना IIT का, तो उसको हम सर्च किए थे, हम देर से नहीं बन रहा था, तो हम उसको सर्च किए थे कि अंग्रेज उसको बता रहा था, तो खतरनाक बोल रहा था, व्हेन वी अप्लाई द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, खतरनाक ही बोल रहे थे तुम। ऑन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट डी एटॉमिक डाइपोल्स, डी एटॉमिक डाइपोल्स, एटॉमिक डाइपोल्स पगला जाता है सब ये सुन करके। एटॉमिक डाइपोल सर क्यों बोल रहे हैं, बस हमको इतना बता दीजिए, पूछता है सब क्लास में हैं? नहीं 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 नहीं, डाइपोल्स ठीक है, वो ठीक है। पूछता है सर ये एटॉमिक डाइपोल क्यों नाम ले रहे हैं आप, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोलिए भाई। तुम एटॉमिक डाइपोल बोलो चाहे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोले। अब तुम एक बात सुन लो बाबू, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दो तरीके से डेवलप होता है, एक करंट लूप से, रेक्टेंगुलर लूप से, अलग अलग जगह से। मतलब कि जो M लिख रहे हैं ना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, उसको होने के लिए क्या चाहिए बताओ? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो स्मॉल m हम लिख रहे हैं, उसको होने के लिए क्या चाहिए बताओ भाई? करंट चाहिए, करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। लेकिन यहां पर करंट किसके वजह से डेवलप हो रहा है? एटम में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसके वजह से। इसीलिए मैग्नेटिक डाइपोल को हम क्या लिख रहे हैं? एटॉमिक डाइपोल। क्योंकि ये जो तुम्हारा करंट इसमें बन रहा है, ये छोटा छोटा जो करंट बन रहा है, वो किसके वजह से बन रहा है? इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन से। और वो इलेक्ट्रॉन किसका है? आइटम का, मतलब एटम का।
इसीलिए एटॉमिक डायपोल लिख रहे ताकि ये हमको एकदम दिमाग में मेरा बसा रहे कि ये जो करंट, क्या कोई करंट बैटरी से बना है? करंट बैटरी से बना है? बैटरी से नहीं बना है, ये इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन से बना है एटम के अंदर, इसीलिए नाम पड़ा एटॉमिक डायपोल। पगलाता है सब ये ट्यूशन में, सर बताइए बताइए। भाई साहब सिंपल है कि एटम से बना है, ले लिख दे रहे हैं हम यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं हमको लिखना। मैग्नेटिक डायपोल हम लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैग्नेटिक डायपोल्स, तो ये जो मैग्नेटिक डायपोल्स है, जब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट है, जब यहाँ पर ये बी नॉट मतलब एक्सटर्नल जीरो है, तो ये लोग का डायरेक्शन रैंडम है, रैंडम ओरिएंटेशन है ना। ऑन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द एटॉमिक डायपोल्स आर oriented randomly and the net magnetic dipole moment is zero। देखो होता क्या है ना बाबू, ऐसे हम लोग नहीं बोल रहे कि जीरो होगा। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, एक छोटा सा जगह पकड़ रहे हैं। देखो यहाँ देखो यार बाबू, एक छोटा सा जगह पकड़ रहे हैं, देख रहे हैं, अरे भैया ये तो इधर जा रहा है, अरे भैया ये तो इधर जा रहा है, तो उल्टा उल्टा जा रहा है, अरे ये तो इधर आ रहा है, अरे ये तो इधर जा रहा है। तो हम देख रहे हैं भाई साहब गड़बड़ा रहा है मामला, तो हम लोग छोटा छोटा जगह में चेक करते गए और देखें सब इधर छितराया हुआ है, तो बोले कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जीरो। तो यहाँ तुम क्या लिखोगे, बी नॉट जीरो है तो एम नेट कितना होगा? जीरो होगा। कोई कष्ट बताओ। अब हम लोग बाहर से क्या लगाएंगे? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब हम लोग दूसरा पॉइंट पे आएंगे और यहाँ पर अब बाहर से लगाएंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और जैसे ही हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, वैसे ही उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को देख करके ये लोग क्या करेगा? देखो यहाँ देखो, ये देखो, ये वाला ऐसे है, ये तो पहले से ही सीधा है, और ये भाई साहब ये इधर है। अच्छा यहाँ पर एक और ले लो, मान लो एक ऐसे, तो जैसे ही तुम मैग्नेटिक फील्ड लगाओगी ना, मान लो ऐसे लगाई मैग्नेटिक फील्ड, ये तुम क्या लगा दी? मैग्नेटिक फील्ड। अब बहुत लोग पूछा सर ये कैसे लगाएं? भाई साहब उसके लिए पिछले वाला वीडियो देख, यहाँ पर मैग्नेट होता है ना, नॉर्थ पोल मैग्नेट का, और इस तरफ क्या होता है, तो उसके बीच में इसको रख दिए, और यहाँ पर से ढेर सारा मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा है, नॉर्थ से साउथ, पूरा ढेर सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। तो ये जो एटॉमिक डायपोल्स है, ये वाला जो है ना बाबू, देखना ध्यान से, ये वाला ऐसे है, ये पिन का एरो मान लो, समझ लो एम है ये, तो ये देखेगा कि अच्छा मैग्नेटिक फील्ड उधर है, तो भाई साहब इतना प्यार रहेगा इसको कि ऐसे घूम जाएगा 180 डिग्री, ठीक है, 180 घूम जाएगा। अच्छा ये वाला जो ऐसे है, ये 360 घूम के वापस ऐसे आ जाएगा, क्योंकि भाई देखिए तो पहले से ही सीधा है ना। अब मैग्नेटिक फील्ड लगाई वो इसको, तो ये सोचेगा क्या करें, हम बाकी लोग घूम रहे हैं, हम तो पहले से ही सीधा है, तो ये ऐसे घूम के और आ जाएगा। इतना प्यार रहेगा, कुछ तो इसको भी असर पड़ेगा ना। बहुत लोग पूछते हैं सर ये इसमें क्या होगा सर, मतलब इसमें ऐसा लगता है कि सर ये मतलब ऐसे तो ऐसे घूम जाएगा। नहीं यार, ये भी घूमेगा। देखो मैग्नेटिक एनर्जी तो इसको भी मिल रहा है ना, इन लोगों को एनर्जी मिल रहा है, इसको भी तो मिल रहा है, तो उस एनर्जी का ये क्या करे, उसको लेके नाचने लगे हैं? हाँ पहले से ही है, तो बोलेगा कि हमको जो एनर्जी मिल रहा है हम क्या करें उसका, क्या करें। तो तुम घूम के वापस वहीं आ जाओ। जैसे मान लो कि क्या हुआ कि तुम बाबू क्लास में बैठी हो और क्लास में चल रहा है बकैती, सब इधर उधर बात कर रहा है, तुम थोड़ा शांत हो, साफिया ऐसा नहीं हो, पढ़ने लिखने में थोड़ा मतलब ठीक ठाक हो, तो तुम एक चैप्टर पहले से रिवाइज कर चुकी है, अब तुम्हारे पास कुछ करने को है ही नहीं, तो तुम मतलब सब बकैती कर रहा है, तो तुम उस बकैती में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती हो, तो तुम वही वाला जो है उसको भले उसको पढ़ोगे नहीं लेकिन देखते रहोगे ऐसे करके। तो वही चीज़ ये कर रहा है भाई, इसको एनर्जी भी तो मिल रहा है, क्या करे, तो ये वापस घूम कैसे हो जा रहा है। थोड़ा बाकी ये सब लिखने की जरूरत नहीं, सब बस समझाने के लिए। अच्छा ये वाला जो ऐसे है, ये तो भाई ऐसे घूम जाएगा, ठीक है, और ये जो ऐसे बोलेगा अरे उधर कहाँ, ऐसे घूम जाएगा, तो यानी कि ये लोग कुछ ऐसा दिखेगा और बहुत बढ़िया अलाइनमेंट दिखेगा। अच्छा कोई किताब में लिखता है 100% अलाइनमेंट, झूठा है, 100% थोड़ी होगा, पागल है, 100% नहीं, थोड़ा ऐसे भी होगा। नहीं 100% कहने का मतलब है जैसे अभी तुमको बना के भी हम वैसे ही दिखाएंगे कि ऐसे घूम गया है, हम बना के कैसे दिखा रहे कि एकदम 100%, लेकिन वैसा नहीं होता यार, थोड़ा ये लोग ऊपर भी होता है, इतना भी प्यार नहीं करता है, ठीक है, थोड़ा ऊपर भी होता है। तो ये देखो एकदम बढ़िया अलाइनमेंट दिख रहा है कि नहीं बताओ, क्या अभी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जीरो होगा? नहीं, ये लोग ऐड होकर के एक नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ऑन एप्लीकेशन मतलब लगाना, ऑन एप्लीकेशन ऑफ बी नॉट द एटॉमिक डायपोल्स, ये पॉइंट नंबर 2 है ना, the atomic dipoles align themselves in direction of external magnetic field, external magnetic field बी नॉट की दिशा में वो लोग एक दूसरे अपने आप को अलाइन कर लेता है, और ये अलाइनमेंट 100% होता है, वो तुम्हारे मर्जी के ऊपर है, तुम जैसा चाहो वैसा लिख लो, तुम चाहो तो लिख लो उसको, तुम चाहो तो ना लिखो, तुम्हारे ऊपर। क्या लिखना होगा यहाँ पर, गलती हो गया यहाँ पर, एटॉमिक डायपोल लिखना है, एटॉमिक डायपोल
अच्छा बहुत लोग बोलते हैं सर ये डाइपोल काहे बोल रहे हैं, देखो बता रहे हैं एम वेक्टर का मतलब क्या है, डाइपोल क्यों लिखते हैं वो बता रहे हैं, ठीक है। देखो ऐसे करके इधर एरो आया, ये एम का एरो हुआ, करंट मान लो ऐसे, तो करंट एंटी क्लॉक है कि क्लॉक है, एंटी क्लॉक है कि क्लॉक है, एंटी क्लॉक है कि क्लॉक है, एंटी क्लॉक है। तो यहाँ पर कौन सा पोल डेवलप करेगा, तो इसके नीचे में क्या डेवलप करेगा, इसके नीचे में क्या डेवलप करेगा, मतलब ऐसे नीचे से देखेंगे तो साउथ दिखेगा, ऊपर से देख रहे हैं तो क्या दिख रहा है, नॉर्थ। तो दो पोल हुआ ना, नॉर्थ और साउथ, और हमेशा एक मैग्नेट में दो पोल होता है, नॉर्थ और साउथ, इसीलिए डाइपोल। डाइपोल दो पोल, समझ आया। हाँ बोलो। अरे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो लिखते हैं ना, मैग्नेटिक डाइपोल, उसी को। हाँ तो यहाँ डाइपोल लिखे हुए, डाइपोल से, अरे भैया वो थोड़ी हम समझा रहे थे कि डाइपोल काहे लिखते हैं, डाइपोल सब तो तुम समझ ही गए हो कि बहुत सारा है यहाँ पर, वो तो तुमको अंडरस्टूड है, ठीक है। हम बकलोले है यार एकदम। चल लिख जल्दी, चल देखो इसके बारे और लिखना है, यही सेकंड पॉइंट में ही, सेकंड पॉइंट ही चल रहा है। अच्छा तुम ये बताओ यार कि ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्यों मिलता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्यों मिलता है, उसका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। हाँ तो ये बात लिखना बहुत जरूरी है ना। द वन, हाँ नहीं इसी के अंदर, सेकंड के ही अंदर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, द वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेवलप्स पैरामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म। अच्छा यहाँ पर ये पैरामैग्नेटिज्म का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने की वजह से जब एटॉमिक डाइपोल्स अपने आप को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में अलाइन कर लेता है, इस फेनोमेना को बोलते हैं पैरामैग्नेटिज्म। समझ आया है ना। तो पैरामैग्नेटिज्म देखो यहाँ पर लिख देते हैं, दिस परमानेंट एटॉमिक नहीं मैग्नेटिक डाइपोल exists in the presence of what, बोलो, presence of B नॉट। एक्सटर्नल मैग्नेटिक के फील्ड के प्रेजेंस में ही ये परमानेंटली ऐसे रहेगा, इसको हटाओगी तो क्या होगा, फिर अनडिसिप्लिन हो जाएगा, फिर ये लोग इधर उधर पगला के मुड़ी कान फोड़ने लगेगा अपना। अच्छा इस तरफ कौन सा पोल होगा, नॉर्थ, इस तरफ साउथ, इस तरफ नॉर्थ, इस तरफ साउथ, ये तो क्लियर है ना। ये वाला ये बात जो बताई, जिसको नहीं समझ में आ रहा था बकलोल है, फिर वो पूछ लो, अभी नहीं समझ में आ रहा तो ये नॉर्थ कैसे होगा, ये साउथ कैसे होगा, पता है ना ये, ठीक। नहीं पता तो पूछ लो, पता है ना। चल लिख ले इसको जल्दी, मिटाएंगे फिर हम। आगे बढ़ने के लिए मेरा एक क्वेश्चन है, इससे क्या नाम है, सानिया से। अभी सानिया ये बताएगी कि अगर इसको हम लोग हीट करें तो क्या होगा, अगर इसको हम लोग हीट करने लगेंगे तो क्या होगा। बताओ इसको हीट करने से क्या होगा, इसको हीट करने से ये लोग डिस्टर्ब हो जाएगा या फिर वैसे ही रहेगा, हैं डिस्टर्ब हो जाएगा। सही बात है, डिस्टर्ब इसलिए हो, देखो इतना भी जल्दी डिस्टर्ब नहीं होता है। अच्छा देखो बाबू, ऐसा नहीं कि इसमें हीटिंग नहीं है, थोड़ा बहुत इसको हीट हम लोग देते हैं, लेकिन अगर थोड़ा ज़्यादा हीट दे दोगी ना तो क्या होगा कि ये लोग को थर्मल एनर्जी मिल जाएगा। समझो बाबू, यहाँ पर ये जो दिख रहे हैं, लोग के पास कौन सा एनर्जी है, ये लोग के पास कौन सा एनर्जी है कि ये लोग ऐसे घुमा हुआ है, मैग्नेटिक एनर्जी। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड उसको कौन सा एनर्जी दे रहा है, मैग्नेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से ये लोग ऐसे सीधा लाइन किया हुआ है। अब जब तुम अगर उसको हीट करोगी तो कौन सा एनर्जी दोगी, हीटिंग एनर्जी है, बकलोल, थर्मल एनर्जी। तो थर्मल एनर्जी अगर ज़्यादा हो गया मैग्नेटिक एनर्जी से, तो ये लोग क्या होगा, इधर उधर फिर हड़बड़ी मच जाएगा, यहाँ पर इधर उधर रैंडमली फिर हो जाएगा, तो बेकार हो जाएगा ना। तो तुम यहाँ पर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का टेम्परेचर लो रखना पसंद करोगी कि हाई रखना पसंद करोगी, बोलो, लो टेम्परेचर। और ये बी नॉट, ये बी नॉट, इसको तो हाई रखना पसंद करोगी, जितना हाई होगा उतना बढ़िया लाइन होगा, है कि नहीं। तो अगला पॉइंट वही है, मतलब इसी सेकंड पॉइंट के ही अंदर चल रहा है बालक, सेकंड पॉइंट के अंदर, एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर एंड हाई बी नॉट, एंड हाई बी नॉट, दी एटॉमिक डाइपोल्स, दी एटॉमिक dipoles have a perfect magnetism, have a perfect paramagnetism। अच्छा एक चीज़ समझना बाबू कि
अगर तुम टेम्परेचर को कम करते गई, टेम्परेचर को कम करते गई, कम करते गई, कम करते गई, कम करते गई, तो उससे क्या होगा? टेम्परेचर को कम करने से क्या होगा? ये लोग और बढ़िया अलाइन होता जाएगा। टेम्परेचर कम करो या फिर देखो बाबू, टेम्परेचर कम करना या फिर ये बी नॉट को बढ़ाना, दोनों से सेम काम हो रहा है ना। बी नॉट को बढ़ाने का मतलब है इसको ज़्यादा मैग्नेटिक एनर्जी देना, तो बढ़िया अलाइन होगा। तो तुम अगर कम करते जाओगी तो देखो बाबू ऐसा है कि तुम कम करते गई, कम करते गई। अच्छा एक बात तुम लोग को याद होगा, पता नहीं कितना याद है, यहाँ पर हम लिखते हैं साइड में, जरूरत पड़ेगा इसको। देखो बी नॉट का फॉर्मूला तुम लोग को पढ़ाए थे, म्यू नॉट एच। और बी, व्हाट इज बी? व्हाट इज बी? इसके अंदर जो क्या डेवलप हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम कह रहे हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ये कौन बनाया है? बाहर वाला। क्योंकि बाहर वाला आया तब ये लोग आया, ये लोग आया तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ। भाई साहब पहले ये लोग रैंडम मोशन में था, तो एम का, ये एम नेट का वैल्यू कितना था? एम नेट कितना था? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कैपिटल एम को पहचानती हो? क्या तुम कैपिटल एम को पहचानती हो? भिखारी आदमी, आज तक नहीं मालूम चला। यहाँ लिखते हैं मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। और ये मैग्नेटाइजेशन वेक्टर अंदर वाला चीज होता है या बाहर वाला? अंदर वाला चीज, कि ये लोग कितना बढ़िया मैग्नेटाइज हुआ है, दैट इज मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। और ये एच का मतलब क्या है? एच का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अरे भाई भाई देख ज़्यादा टेंशन नहीं। देख बाहर में जो बी नॉट लगाए हैं, बाहर में जो बी नॉट लगाए हैं, उसका औकात कितना है, उसका एक्चुअल स्ट्रेंथ कितना है, दैट इज एच। अरे मतलब सिंपल बात है यार, अगर हम बोल रहे हैं कि ये बी नॉट ज़्यादा है, मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? एच के बारे। क्या हम इसके बारे में बात कर रहे हैं? ये तो बता रहा है कि मीडियम कौन सा है, समझी? तो एच का मतलब है कि बाहर से कितना आया, और एम का मतलब है कि अंदर में कितना आया। ठीक है, अब तुम देखना आराम से। अब ये एम को बारे समझाएंगे अभी हम। अच्छा ये बी का फॉर्मूला क्या होगा? बी मतलब जो अंदर में बन रहा है, इसका म्यू नॉट एम। व्हाट इज एम? क्या एम का मतलब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है? नहीं, एम का मतलब है मैग्नेटाइजेशन वेक्टर है, कि लोग बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाने से, या ऐसा बोलो एच लगाने से, अंदर में एम कितना बना। और तुम लोगों को पिछले क्लास में ये बताया गया था कि हमेशा ये बाप बड़ा होता है और ये जो बेटा अंदर डेवलप हो रहा है वो छोटा होता है। लेकिन यहाँ तुम उल्टा देखोगी बाबू, बेटा का ज्ञान बढ़ जा रहा है, क्योंकि बाबूजी उसको इतना ज्ञान दे दे रहा है कि बेटा का ज़्यादा ज्ञान बढ़ जा रहा है। यहाँ ऐसा होगा पैरामैग्नेटिज्म में, वहाँ क्यों नहीं हो रहा था? अरे वहाँ तो वो बर्बाद था यार, वहाँ तो जीरो हो जा रहा था ये। अरे एम ही जीरो हो जा रहा था वहाँ तो बर्बाद था वहाँ पे। और वहाँ एक चीज़ कन्फर्म, थोड़ा बहुत हो भी रहा था। तुम लोग को ये भी समझाए थे कि थोड़ा बहुत एम डेवलप भी हो रहा था वहाँ पर, अगर तो वो हमेशा बी नॉट से छोटा था। लेकिन यहाँ क्या होगा? बाहर वाला पावर, पहले बाहर वाला ज़्यादा था बाबू, और बाहर वाला पावर अंदर चलते गया, जाते गया, जाते गया, जाते गया, जाते गया, उल्टा होने लगा। बाहर वाला अपना सारा कैरेक्टर किसको देने लगा? अंदर वाले को। देखो यहाँ एनर्जी क्रिएट नहीं हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अंदर वाला से, सॉरी बाहर वाला से अंदर वाले की तरफ जा रहा है। मतलब सर ये बड़ा हो जाएगा क्या? हाँ, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बड़ा हो जाएगा इस बार एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से। और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बड़ा कैसे हुआ भाई? एक्सटर्नल का कैरेक्टर लेकर के, सिंपल बात है। अच्छा क्या ये एम जीरो होगा? जो एम जीरो बोल रहा था पगला गया होगा फिर वो। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा देखना अभी आगे देखते जाओ, वेट अभी खत्म नहीं हुआ बात। इस एम के बारे में अभी तक हम बात नहीं किए हैं, रुक जाओ। अच्छा ये एम नॉट जीरो नहीं हो गया, जीरो कैसे लिख दिया उसको? नॉट जीरो होगा ना। जीरो कब था? जब ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं था। क्या ये अब जीरो होगा? नहीं है, कतई जीरो नहीं होगा। ये लोग कितना बढ़िया अलाइन हुआ है, तो जीरो कहाँ से हो जाएगा? ये देखो, इसको क्या बोले थे हम? मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, ये मैग्नेटाइजेशन वेक्टर का फॉर्मूला बताओ। चलो तुम रिया बताओ, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर का फॉर्मूला हम कल बताए थे, और गलत बताई थी मार की मुड़ी कान फोड़ देंगे एकदम। हाँ मैग्नेटिक डायपोल पर वी, देख रही हो, पर यूनिट वॉल्यूम होता है बकलोल। पर वी क्या होता है? मैग्नेटिक डायपोल पर वी। पूरा बोल भाई साहब, आधा गला अटका के बोलती। पर वी देखिए होता है जहां पर m का मतलब है कितना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डेवलप किया पर यूनिट वॉल्यूम, और यहां तो हर यूनिट वॉल्यूम में कितना है? तीन। बढ़िया डेवलपमेंट हुआ यार। तो ये m का वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं होगा। अरे यार तुम साफ साफ देखो, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा क्या होगा? m। क्या लेकिन ये दोनों सेम है? नहीं बाबू, सेम नहीं है बिल्कुल। ये तो बताता है यार कितना मैग्नेटिक डायपोल्स है, और ये क्या बताता है? कितना बढ़िया इसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है। अलाइन हो रहा है वो नहीं, कितना बढ़िया इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है। इन लोग का अलाइन, अच्छा वो एक बात साफ है, जितना बढ़िया अलाइनमेंट होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। लेकिन सुनो बाबू, अलाइनमेंट से किसको मतलब है? ये स्मॉल एम को। और कितना मैग्नेटिक फील्ड बना उसको कैपिटल एम से। क्यों भाई? क्योंकि देखना यहाँ पर देख, समझ आएगी नहीं है तो तुम ये अभी बाद में इसके बारे में लोग डिस्कस करेंगे। ये बड़ा हो, ये सब लिखवाएंगे कि ये बड़ा हो गया। ठीक है, अभी बस इसको लिख लो, है ना, लिखो फिर इसको, फिर हम अभी बाद में लिखता होता है। और इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, देखो ये वाला जो m है ना, इसके बारे में बता रहे हैं हम, इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, और तुम लोग लिख लो, पहले पूरा ही मिटा देंगे।
देखो अभी तुम लोग को हम ये बताएं कि बहुत लो टेम्परेचर पे या फिर बहुत हाई बी नॉट पे द एटॉमिक डाइपोल्स हैव अ परफेक्ट पैरामैग्नेटिज्म। परफेक्ट पैरामैग्नेटिज्म का मतलब क्या है? परफेक्ट पैरामैग्नेटिज्म का मतलब क्या है? सही है, मतलब एकदम बढ़िया, एकदम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनना। अरे अंदर में और अच्छे से अलाइनमेंट होना। मतलब वो लोग जो है यहाँ पर लिख देते हैं परफेक्ट मैग्नेटिज्म का मतलब पैरामैग्नेटिज्म का 100% अलाइनमेंट। किसका 100% अलाइनमेंट बाबू बताओ? किसका 100% अलाइनमेंट? इसका ये देखिए ये वाले का। मतलब ये सारे लोग किस में अलाइन हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में। अच्छा उसके बाद क्या होता है ना, उसके बाद तुम्हारा ये जो एम होता है ना, ये एम, इसका एक एम एस मिलता है हमको। एम का क्या मिलता है सर? एम एस क्या होता है? एम एस का मतलब ये मैक्सिमम हो जाएगा और इसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मतलब अब तुम इससे ज़्यादा अगर बी नॉट लगाओगी, जितना तुम लगा चुकी हो उससे और ज़्यादा लगाओगी तो कुछ होगा। अरे भाई सब अलाइन हो गया, सब लोग मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में अलाइन हो गया, तुम और दिए जा रही हो एनर्जी दिए जा रही हो, कुछ होगा उससे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारा एम क्या रहता है कि सब लोग मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में अलाइन हो जाए और बढ़िया अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाए। अब तुम और दिए जा रही हो मैग्नेटिक फील्ड, क्या उससे कोई असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर एक ग्राफ बनाएंगे कि शुरुआत में क्या होता है, हम लोग बाहर से एक मैग्नेटिक फील्ड लगाते, पहले एक भी अलाइनमेंट नहीं होता, जीरो होता है पहले। फिर हम लोग बाहर से एक मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, फिर धीरे धीरे लोग अलाइन होते बढ़िया अलाइन हो जाता है। फिर हम तो ठहरे ढीठ और उसको मैग्नेटिक फील्ड देते रहते हैं। लेकिन वो लोग बोलते हैं अरे भैया आप तो 100% अलाइन हो गया, आप काहे के लिए दे रहे हो? समझ में आया कि नहीं आया? चलो तो उसका ग्राफ हम लोग बनाएंगे। किसका ग्राफ बनाएंगे? ये एम एस कब आता है? ये एम एस कब आता है? जब 100% अलाइनमेंट होता है। समझ में आया कि नहीं आया? ये देखो कुछ ऐसा ग्राफ होता है यहाँ पर। हालांकि इस तरफ टेम्परेचर भी होता है बाबू, ऐसा नहीं कि टेम्परेचर नहीं होता है। देखो यहाँ पर ये एम होगा। एम क्या है? कितना अंदर में मैग्नेटाइज हुआ। और इस तरफ जो है ये वाला एक्सिस, इस एक्सिस में हम लोग बाबू एच को लेंगे और टी को भी लेंगे। एच बाई टी क्यों लिखे इसमें? क्योंकि एच वो चीज़ है जो कि मैग्नेट, देखो ना तुमको हमें बताए थे ना कि मैग्नेटिक फील्ड को क्या करना है? बी नॉट को क्या करना है? बढ़ाना है। बी नॉट को बढ़ाने का मतलब एच को क्या करना है? बढ़ाना है। लेकिन टेम्परेचर को क्या करना है? कम रखना है ना, ताकि लोग गड़बड़ाए नहीं। तुम इसको बढ़ा रही हो और इसको भी बढ़ा दे रही हो, पागल हो तब तो। मतलब तुम पहले से बाहर से मैग्नेटिक एनर्जी दे रही हो, थर्मल भी दे रही हो। मतलब तुम कह रही हो कि लो अलाइन हो जाओ, फिर तुम उसी समय पे कह रही हो पकला भी जाओ। कोई तरीका हुआ यार? ठीक है, वैसे होता है ना, टॉर्चर करती है। क्या वो गुस्सा हो क्या? नहीं गुस्सा नहीं है, लेकिन कल ना बहुत ख़राब किए थे। होता है ना ऐसा। कल बहुत ख़राब किए थे। फिर उसके लिए 10 बार सॉरी बोलेगा वो, उसके बाद 10 बार सॉरी बोलेगा, फिर बोलेगी गुस्सा है अभी भी। नहीं अभी थोड़ी गुस्सा है यार, हम गुस्सा कहे रहेंगे। उसके बाद फिर क्या होगा? ये सानी एक्सपीरियंस। चलो आगे देखो। तो टेम्परेचर जो है ना, टेम्परेचर को तुम कम रखोगी कि ज़्यादा रखोगी बताओ? अब तो इतना बढ़िया बता दिया, अब इससे ज़्यादा और क्या बता सकते हैं? टेम्परेचर को तुम कम रखोगी बाबू, नहीं तो फिर तुम टेम्परेचर बढ़ा रही हो और बोल रही हो लो एनर्जी भी लो। मतलब दोनों तरफ से सपोर्ट भी कर रही हो और अपोज भी कर रही हो। क्या टी बाई एच क्या करोगी? अरे बकलोल, टी बाई एच का मतलब फिर यही हो जाएगा कि ये टी और एम प्रोपोर्शनल, उल्टा करना है ना टी और एम को। तो टी को कहाँ रखना है? नीचे। एम को कहाँ रखना? ऊपर। अभी बताएंगे भी कि क्यों एच ऊपर टी नीचे, हालांकि थोड़ा सा हम बता दिए। अरे भाई एम और एच क्या होगा? लेकिन टी कहाँ होगा? नीचे होगा। अभी बताएंगे ये सब कौन बताया, अभी समझाएंगे इसके बारे में। ये रिलेशन कहाँ से आया, समझ में आया? ये रिलेशन का थोड़ा मतलब क्लियर है कि नहीं बताओ? ये रिलेशन। तो यहाँ पर ग्राफ जो बनेगा कैसा बनेगा? एच दोगी तो एम बढ़ेगा, एच दोगी एम और बढ़ेगा, मतलब कि और बढ़िया अलाइनमेंट होगा। होते ये ऐसा हो जाएगा। फिर तुम कितना भी एच दे दो एम पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अरे क्योंकि वो लोग 100% अलाइन हो गया है। तो यहाँ पर जो एम का कैसा वैल्यू आ गया? सैचुरेशन मतलब एम अब कांस्टेंट हो गया। और इसी सैचुरेशन वैल्यू को हम लोग कहते हैं एम एस। मतलब तुम इसको बढ़ाते जा रही हो कि लो और ले लो, बोलेगा अरे भैया हो गया, नहीं लो। तो समझ में आया कि नहीं है? चलो ठीक है, तो ये ग्राफ बना लो, फिर आगे इसके बारे में समझाएंगे। ये वाला जो भी चीज़ तुमको बताएं आगे फिर डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ये हो गया। कितना पॉइंट होगा बोलो? तीसरा। अभी देखो अभी तीसरा पॉइंट पहुंचा भाई साहब, तीसरा पॉइंट अभी पहुंचा। देख कॉलेज में कितना पॉइंट निपटा दिया उसको? डेफिनेशन। ओह अच्छा, एग्जाम्पल भी तो खाली ऐसे ही लिखवा दिया होगा, कोई कारण नहीं बताया एग्जाम्पल लिखना है। भाई साहब तुम्हारा कॉलेज वाला समझता है कि तुम बहुत तेज हो इसलिए। तीसरा देखो यहाँ पर देखो क्या होगा। मेरे पास ये ऐसे मैग्नेट था बाबू, नॉर्थ पोल है बाबू है, चल मुकेश सर बकलोल, ये साउथ पोल
ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। इसके बीच में भी हम लोग क्या डालेंगे, इसके बीच में हम लोग किसको डालेंगे, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। इसके अंदर एटॉमिक डाइपोल होगा। अभी देखो क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन पहले सीधा था, अब क्या होगा, अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोलेगा हम तो तुमसे जाएंगे। कुछ कुछ अभी भी बाहर ही रहेगा, कुछ कुछ लोग अभी भी ऐसे ही रहेगा, लेकिन मैक्सिमम लोग क्या बोलेगा, हम तो तुमसे जाएंगे, सॉरी तुम्हारे साथ जाएंगे, ऐसे हो जाएगा। देख रही हो ये पहले ये लोग ऐसा था बाबू, देखो पहले का बना देते हैं यहाँ पर पिक्चर। बहुत लोग बोलते हैं सर पहले कैसा था, देख पहले ऐसा था, पहले ऐसा था, पहले ये लोगों को कोई फर्क ही नहीं था, पहले सीधा था ये, ओ सॉरी ये भी तो नहीं था पहले, ओहो पहले से सीधा था ये लोग। फिर जैसे ही ये आया बोला ये पूरा ऐसे घुस गया यहाँ पर, ठीक है, ये सीधा भी नहीं रहेगा, पूरा ऐसे कर्व हो जाएगा बाबू। इतना प्यार हो जाता है कि कर्व होने लगता है मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर तुम क्या लिखोगी कि जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को प्लेस करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कॉन्सेंट्रेट हो जाता है एक जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं, अच्छा ये कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है, बी नॉट, अंदर में क्या बन रहा है, बी ऑन व्हेन वी प्लेस, लिखो 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 साथ में लिखो, व्हेन वी प्लेस, अभी जो बताया उसी को लिख रहे हैं, व्हेन वी प्लेस अ पैरामैग्नेटिक substance, a paramagnetic substance in B naught, then the magnetic field lines, then the magnetic field lines, कहीं कहीं पर लिखा रहता है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, एक ही बात है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोलो या मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या बोलते हैं उसको, प्रीफर टू पास फ्रॉम दैट सब्सटेंस। ये बोलेगा कि हम इधर उधर से नहीं जाएंगे, हम तुम पे से जाएंगे, तुम्हारे साथ जाएंगे, फ्रॉम दैट सब्सटेंस, एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉन्सेंट्रेटेड। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब एक जगह जमा हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड को क्या बोलोगी हिंदी में, एक जगह जमा हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड है ना, एट वन प्लेस अंग्रेजी में, और थोड़ा एट वन प्लेस तो लिख लेना खुद से, उतना तुमको भी आता है, एट वन प्लेस। चल आगे देख, आगे यहाँ पर और क्या होगा, इंपॉर्टेंट बात ये सब तो तुमको भी पता है, आफ्टर सम टाइम वी ऑल विल बी मैरिड विथ समवन, आफ्टर सम टाइम दी, अरे ये वीडियो सब वो मैम ने नहीं देखती है, क्या नाम है, द इंड्यूस्ड, हो नहीं इंड्यूस नहीं लिखते, अभी थोड़ा बढ़िया से लिखते हैं, आफ्टर सम टाइम द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो तभी से हम चिल्ला रहे थे वही लिख रहे हैं यहाँ पर, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट becomes small देन इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कहाँ का है, अंदर का, जिसको किससे दिखाते हैं, बी से, मतलब बाहर वाला इतना अपना कैरेक्टर उसको दे दिया, बोला कि सारा तुम ले लो मेरा मैग्नेटिक फील्ड, लेते 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 अंदर वाला ज़्यादा स्ट्रांग हो गया मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि तुम क्या लिखोगे, बी इज़ ग्रेटर दैन बी नॉट, साफ साफ एकदम अक्षरों में, कोई शक नहीं इसमें। और फेरोमैग्नेटिक में पता है क्या आएगा, बी इज़ मच 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 ग्रेटर देन बी नॉट, उसमें खतरनाक हो जाएगा फेरोमैग्नेटिक में। हाँ वो लोग तो पूरा चढ़ने लगता है ना एकदम, ऐसा लगता है मैग्नेटिक फील्ड इंटरसेक्ट हो जा रहा है, मतलब ये लोग इधर इधर भी नहीं रहेगा, इधर जो बाहर निकल रहा है वो भी नहीं, सभी एक जगह, और वो भी यहाँ भी नहीं छोड़ेगा, बोलेगा एकदम सारा एक जगह। ये तो सराउंडिंग हो गया ना, यहाँ पर ऐसे किताब में तो सराउंडिंगों वाला, यहाँ इसमें पैरामैग्नेटिक जो होता है ना, किताब में पैरामैग्नेटिक में सराउंडिंग वाला नहीं दिखाता है, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि सराउंडिंग में कुछ कुछ होना चाहिए, ऐसा भी नहीं कि सारा चढ़ जाता है, सब बेवफा थोड़ी होता बाबू, कुछ लोग। ये हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक। चीज़ देखना यहाँ पर, एक इंपॉर्टेंट चीज़ छूट गया था यार, देखना, देखो देखो यहाँ पर, ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल। तुमको पीछे शायद याद भी होगा ये, है ना, कि तुम लोग को हम बताए थे पिछले क्लास में कि इसमें होता क्या है ना बाबू, कि अच्छा इसमें एटॉमिक डाइपोल्स कैसे अलाइन हो रहा है बताओ, ऐसे हो रहा है बाबू, है इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड, ये एक्सटर्नल ऐसे है, उसी की दिशा में अलाइन हो रहा है। तो यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ पर क्या है, यहाँ नॉर्थ है, यहाँ क्या है, यहाँ नॉर्थ है, यहाँ क्या है, ठीक है ऐसा नहीं सर, है ना, अरे ऐसा ही है यार। देखो अंदर वाला जो डाइपोल्स है, देखो ये जो एरो होता है किसको बताता है, एन को, जिधर नॉर्थ पोल होता है उस तरफ पॉइंट करता है, तो ऐसा ही होगा बिल्कुल, उसमें क्या डाउट है, कोई डाउट है इसमें, बी का डायरेक्शन वही बता रहे हैं। देखो इसमें बी का डायरेक्शन कैसे होगा, अब ये समझ गए ना जो भी बनाए थे, जो बी का डायरेक्शन इसमें ऐसे होगा, इनसाइड में जो बी का दिशा है वो ऐसे होगा, यानी कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड उधर नहीं होगा, उसके साथ होगा, ठीक है। किसमें, अरे तो डायमैग्नेटिक था, अरे भिखारी, वो ये पैरामैग्नेटिक है, इसलिए साथ में होगा तब ना, ये सपोर्ट करके अंदर में मैग्नेटिज्म होगा,
समझ आया? और ये इसका लेते 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 इससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है? यानी कि ये दोनों ऐड हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बी प्लस बी नॉट हो रहा है, ठीक है? अच्छा, क्यों इधर हो रहा है, ये बी इधर क्यों हो रहा है, उसका कारण भी तुमको हम समझाएं। ये जो बी है वो इस तरफ क्यों बन रहा है, कारण क्या है उसका? देखो यहाँ पर ऐसे एरो है, इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, और तुमको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है वो मतलब इनसाइड द मैग्नेट कहाँ से कहाँ जाता है? जैसे अगर यहाँ पर नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है, तो इनसाइड यहाँ से नॉर्थ से निकलता है और कहाँ घुसता है? साउथ में। और इनसाइड में कहाँ से कहाँ जाता है? साउथ से नॉर्थ। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐसे होगा, बी। समझ आया कि नहीं आया? और उसमें उल्टा हो रहा था। अच्छा देखो एक और चीज़, इसमें ये नॉर्थ और साउथ क्या करेगा? अट्रैक्शन होगा बढ़िया। अच्छा तुम याद करो, फ्रीली सस्पेंड किए थे डायमैग्नेटिक में, ऐसे फ्रीली सस्पेंड किए थे, तो उसमें 90 डिग्री घूम जा रहा था। इसमें क्या होगा देखते हैं आओ, अभी वही नेक्स्ट पॉइंट है, इसलिए ये समझाएं अभी। उसमें देखो क्या होगा, तो ये बना लो अब नॉर्थ साउथ इधर इसके अंदर में बना लो इसको जल्दी से, ठीक। अभी बताएंगे तुमको कि ये जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, सुनो ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, अभी इसको तो हम फिट किए ना जबरदस्ती यहाँ पर, जब इसको अच्छा ये फिट किए फिर भी ये इसके साथ ज़बरदस्ती है ही नहीं यार, तुम ठीक से देखो इसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं, जोर ज़बरदस्ती। ये तो पहले ही बोल रहा है मेरा तो इधर नॉर्थ है और इसका साउथ है, तो हम तो पहले से ही अट्रैक्टेड है। अब तुम चाहे हमको फ्रीली भी रख दो तब भी हम ऐसे ही रहेंगे, समझ में? तुम हमको फ्रीली भी लटका दो, हमको फ्री भी छोड़ दो, तब भी हम ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि हम तो ये नॉर्थ से हम अट्रैक्टेड है। लेकिन डायमैग्नेटिक में क्या था, यहाँ पर साउथ आ जा रहा था और साउथ साथ रिपेल कर रहा था, बेचारा ऐसे घूम जा रहा था रिपल्सन के कारण। याद करो वो ऐसे घूम जा रहा था, 90 डिग्री घूम जा रहा था। क्या ये घूमेगा 90 डिग्री? नहीं घूमेगा, वैसा है वैसा है वैसा ही रहेगा। तो आओ नेक्स्ट पॉइंट वही हम लोग का, ठीक है? अब ये पॉइंट नेक्स्ट क्या हो गया, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, वही डायग्राम से कंटिन्यू कर रहे हैं। अब इसी डायग्राम को हम 3D में बनाएंगे। देखो यहाँ पर क्या पोल होगा, पोल नॉर्थ, और यहाँ क्या होगा, यहाँ साउथ होगा, है ना? और यहाँ पर हम लोग फ्रीली रख देंगे उसको, किसको? मैग्नेट को। तो मैग्नेट जो रहेगा वो उसको फ्रीली रखने का मतलब है ऐसे रस्सी से बांध के और यहाँ लटका देंगे। तो इस तरफ इसका कौन सा होगा और इस तरफ क्या है? अभी फ्रीली छोड़ दिए। और यहाँ भी इधर इसका था, अच्छा उल्टा बना दिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई। अच्छा उल्टा क्यों बना दिया यार, सॉरी ठीक। तो यहाँ नॉर्थ होगा, इधर क्या होगा, है ना? जैसा ये था यार 3D में बनाया हुआ है उसको, यहाँ तुम सामने से देख रही हो, इसमें बढ़िया 3D ऐसे ऊपर से देख रही हो, ठीक है? तो यहाँ देखो ये नॉर्थ है और ये क्या है? साउथ। अच्छा इसका मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा, ये कौन सा मैग्नेटिक फील्ड होगा? बी नॉट। और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ ऐसे होगा। अरे बकलोल अंदर वाले का बात करते हैं, तो अंदर में साउथ से नॉर्थ ऐसे होगा, तो जिधर बी उधर ही है। हाँ, अंदर वाला बात करते हैं, ये बाहर का थोड़ी बी बात करते हैं, बी अंदर का हमेशा लेते हैं, इनसाइड वाला बी। तो सुनो है बाबू, तो इसको जब ऐसे ही छोड़ दियो फ्रीली, तो ये जो इसका मटेरियल है, जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है या फिर मैग्नेटिक फील्ड के साथ ऐसे घूम गया है? मैग्नेटिक फील्ड के साथ है या फिर ऐसे घूम गया है? उसके साथ है। यानी कि तुम इसमें लिखोगी कि व्हेन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल लाइन हो जाता है, या फिर ऐसा बोले कि घूमता ही नहीं है, ठीक है? तो आओ यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर 4th पॉइंट के बारे। व्हेन द पैरामैग्नेटिक substance is freely suspended, freely suspended, then it is parallel to what? ऐसे एक मैम पढ़ाती थी अंग्रेजी वाली, parallel to external magnetic field, पैरेलल टू एक्सटर्नल बी नॉट। एक्सटर्नल बी नॉट के वो पैरेलल होगा, पैरेलल हो गया ये। चलो नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5। नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 5। अब पॉइंट नंबर 5 में देखो हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, साइएम के बारे में। साइएम पहचान रही हो? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। हाँ अच्छा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का स्पेलिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि इसका काम क्या है।
ये जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है, मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा ये किसके बारे में बताता है? ये मटेरियल्स के बारे, ये पहचान बताता है कि कौन सा पैरा है, कौन सा फेरो है, कौन सा डाया है, कौन सा पैरा, कौन सा फेरो, कौन सा डाई, इसके बारे में बताता है ये ससेप्टिबिलिटी। अब देखो यार, जो डाई मैग्नेटिक होता है वो मैग्नेटिक फील्ड से बहुत कम इंटरेस्ट दिखाता है उसकी तरफ, रिपेल करता है उसको, तो उसका जो साई होता है वो नेगेटिव होता है और बहुत छोटा होता है। लेकिन ये तो बढ़िया प्यार कर रहा है उससे, तो यानी इसका साई क्या होगा? पॉजिटिव। लेकिन बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है क्या? अरे यार प्यार कर रहा है, अट्रैक्शन, लेकिन उतना भी नहीं है, तो यानी कि जो इसका साई होगा पॉजिटिव होगा एंड स्मॉल इन मैग्नीट्यूड, स्मॉल इन मैग्नीट्यूड, हाँ छोटा होगा। मतलब उसका जो वैल्यू होगा ना वो 1 से बड़ा होगा, सॉरी 1 से बड़ा बोलते, सॉरी, मतलब कि पॉजिटिव होगा लेकिन 0 से कम नहीं होगा। तो यहाँ देखो, इसको ऐसे लिखोगे, देखो इसका एग्जाम्पल देते हैं। साई एम फॉर एल्यूमिनियम इज़ 1.6 × 10⁻⁻8। अब बोलोगे सर इसका ऐसा यूनिट, बकलोल साई का फॉर्मूला देख, इसलिए मना करते हैं एब्सेंट नहीं करने, M/H, ये साई का फॉर्मूला होता है। जो M होता है उसका यूनिट होता है एम्पियर मीटर इनवर्स, यही होता है क्या? देखना पड़ेगा। B का फॉर्मूला होता है, हाँ वही होगा, एम्पियर मीटर इनवर्स। और ये जो H होता है इसका भी होता है एम्पियर मीटर इनवर्स। तो ये कट जाता है दोनों, तो ये साई यूनिट लेस आता है, डायमेंशन लेस। तो यानी साई बस एक फील है, फील है हाँ, साई एक फील है जो कि ये बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कितना अट्रैक्शन है किसी को लेके, कितना प्यार है। तो यहाँ पर प्यार ज़्यादा है, प्यार ज़्यादा है इसलिए पॉजिटिव आ रहा है। अगर प्यार नहीं होता तो नेगेटिव हो जाता, प्यार है ना तो पॉजिटिव में जा रहा है, प्यार नहीं होता जैसे कि जो डायमैग्नेट तो नेगेटिव होता। यानी फेरोमैग्नेटिक में क्या होगा? फेरोमैग्नेटिक में क्या होगा? फेरोमैग्नेट तो पगला जाओगी, इसमें 1000 आएगा इसका वैल्यू, 1000 मजाक नहीं होता है, पगला जाओगी पूरा देख करके, इतना प्यार होता है उसमें। उसको हम लोग दिखा नहीं सकते, जाहिर नहीं कर सकते कितना प्यार होता है। चलो वापस हम लोग आते हैं, हाँ प्यार वही। तो 6 नंबर में हम लोग बात करेंगे, देख रही हो उसको, इश्क मोहब्बत सब। म्यू आर बराबर, रुको, म्यू आर जानती हो? म्यू आर रिलेटिव परमिबिलिटी, तुम लोग खुद लिख, स्पेलिंग हमको आता है रे, हम लिख दे रहे हैं। परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिबिलिटी। रिलेटिव परमिबिलिटी ये बताता है कि अलग अलग मीडियम में पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को रखने से कैसा रिएक्शन देता है वो। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम अभी इसको किस में रखे आ रही हो, क्या किस में रखे आ रही हो, इसको अभी तुम वैक्यूम में रखे आ रही हो, तो वैक्यूम में रखे आ रही हो तो उसका उस वैक्यूम का वैल्यू कितना है? 1। लेकिन अगर वही तुम इसको आयरन में रख दो तो आयरन का म्यू आर कितना होगा? 1000 से भी बड़ा, तो इसका प्यार बढ़ जाएगा। तो म्यू आर ये बताता है कि किस मीडियम में कितना रिस्पॉन्ड कर रहा है, किसको लेकर के? मैग्नेटिक फील्ड को लेकर के। तो देखो यहाँ पर, अच्छा ये तुम लोग फॉर्मूला देखो, आयरन मटेरियल में जब रख दो, आयरन में प्लेस कर दो, मतलब आयरन का मटेरियल ले लो यार, सॉरी आयरन का मटेरियल ले लो, तब मतलब जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो आयरन का ले लो। अरे क्योंकि आयरन क्या है? फेरोमैग्नेटिक है, ठीक है। देखो यहाँ पर ये म्यू आर को कितना लिए हम लोग? 1 ले लिए। अगर जो मीडियम होता वो उसको छोड़ के कोई और होता तो क्या यहाँ पर म्यू आर को 1 रखती? यहाँ पर म्यू आर गायब क्यों है? क्योंकि उसका वैल्यू 1 हो गया, ठीक है। तो ये म्यू आर जो होता है ना, इसका रिलेशन होता है साई से कुछ। तुमसे देखो एग्जाम में क्या पूछेगा, हम उसी के बारे में बात करना चाहते हैं। हम ये म्यू आर के बारे में डिस्कस नहीं करने आए हैं। इसके बारे में अगर तुमको जानना है तो मैग्नेटिक फील्ड देखो, वो वाला मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, अगर इसके बारे में जानना है तो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म देखो, है ना, तो उससे समझ में आ जाएगा ये क्या है। लेकिन अभी देखो यहाँ पर कि इसका इससे कुछ वास्ता है, रिलेशन है, क्योंकि देखो आप दोनों चीज़ यही बता रहा है, ये भी ये बता रहा है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड से प्यार है, लेकिन कंपेयर करके ये बोल रहा है कि दूसरा मीडियम में रखेंगे तो क्या होगा। लेकिन ये क्या बता रहा है कि सब्सटेंस कैसा है, तो अलग अलग भी है, लेकिन हाँ दोनों बात किसके बारे में कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड के बारे। तो इसके बीच में रिलेशन होता है एक, म्यू आर इज इक्वल्स टू 1+, ये रिलेशन होता है। और ये म्यू आर का तुमसे पूछता है मैग्नीट्यूड। तो तुम देखो यार ध्यान से, जब तुम म्यू आर का बात किसके लिए करती हो? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में म्यू आर का वैल्यू जब तुम निकालोगी, जैसे मान लो इसका निकाल रही हो, किसका निकाल रही हो? एल्यूमिनियम का। तो यहाँ पर 1 में कुछ ऐड होगा ना, क्या ऐड होगा? ये तो कितना ऐड होगा? तो इसका वैल्यू जो 1 से बड़ा आएगा कि छोटा आएगा बताओ? अच्छा तुम एक बात बताओ यार, क्या यहाँ पर कभी माइनस होगा? नहीं। मतलब साई एम का वैल्यू क्या कभी नेगेटिव होगा? नहीं। तो अगर नेगेटिव होगा तो यहाँ पर माइनस आएगा? नहीं आएगा। जैसे याद करो यार पिछले वाले केस में जब तुम पढ़ रही थी डायमैग्नेटिक, तो उसमें ये नेगेटिव आ रहा था, इसीलिए 1 से छोटा हो रहा था ये,
लेकिन जब तुम पैरा के लिए पढ़ोगी तो ये म्यू आर हमेशा 1 से, क्यों 1 से बड़ा होगा यार? क्योंकि हमेशा हम 1 में कुछ ऐड करेंगे। मैथमेटिक्स का बात कर रहे हैं हम, हमेशा 1 में इसमें कुछ ऐड होगा। ऐड ही क्यों होगा? क्योंकि साई हमेशा, समझ में आया कि नहीं है? तो यानी कि इसके बारे में तुम क्या लिखोगी? द वैल्यू ऑफ म्यू आर, द वैल्यू ऑफ म्यू आर फॉर किसके लिए? फॉर पैरा, पैरा इज ऑलवेज लेस देन 1, है ना? इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, भिखारी ग्रेटर देन 1। हो गया? नेक्स्ट पॉइंट। चलो अभी सुनना बात ध्यान से। कितना नंबर पॉइंट होगा बताओ अभी जल्दी से? पॉइंट नंबर 7। सुनो ध्यान से। तुम लोगों को पिछले क्लास में एक चीज़ बताया गया था कि जो क्यूरी, मैरी क्यूरी थी, वो एक लॉ देती है जिसके बारे में वो ये बताती है कि टेम्परेचर को चेंज करने से पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में कैसे कैसे बदलाव हो सकता है। तुमको बताया था कि जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस था उसका टेम्परेचर अगर हम लोग बदलते हैं तो वो फेरो से क्या बनने लगता है? पैरा। बताया था ना ये चीज़। फेरोमैग्नेटिक जो बहुत अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल हो, उसका टेम्परेचर को घटाने से, बहुत ज़्यादा घटाने से वो ये बन जाता है, मतलब टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा बढ़ाने से वो पैरा बन जाता है। तो यानी कि तुम अभी जैसे, हाँ बोलो। नहीं, घटाने से देखो बताएंगे वो, उसको छोड़ दो अभी जो मेन डिस्कशन उस पर वापस आओ। तुमको पिछले क्लास में ये बताया गया था कि जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है उसमें टेम्परेचर को बढ़ाने से घटाने से कोई असर नहीं पड़ता है, वो इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर से। लेकिन ये बाबू तुमको याद करो यार, अभी थोड़ा देर पहले जस्ट हम बताएं कि टेम्परेचर को जब कम रखते हैं तो लोगों को थर्मल एनर्जी कम मिलता है, थर्मल एनर्जी ज़्यादा मिलता है, सॉरी कम मिलता है कि ज़्यादा मिलता है? भाई साहब कम मिलता है, क्योंकि टेम्परेचर कम यानी थर्मल एनर्जी कम, टेम्परेचर ज़्यादा तो थर्मल एनर्जी ज़्यादा, और वो लोग डिस्टर्ब हो जाएगा। तो टेम्परेचर को कम रखने की कोशिश करती हो, है कि नहीं? तो तुम अगर टेम्परेचर को कम रख रही हो तो उससे क्या हो रहा है? देखो बता रहे हैं यहाँ पर, ले एकदम जोरदार, ये तो एकदम टेम्परेचर कम रखोगी साई बढ़ेगा यानी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ प्यार बढ़ेगा। इससे ये कौन बताया? मैरी क्यूरी, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्यूरीज लॉ बता रहे हैं। थोड़ा देर में एक और चीज़ नया नाम लेंगे, क्यूरीज टेम्परेचर, बात करेंगे उसके बारे में। यहाँ से तुम प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगी तो एक कांस्टेंट दोगे, भी लिखना नहीं है, और कांस्टेंट क्या दोगी? सी का मतलब वो नहीं जो तुम सोच रही हो, सी का मतलब है क्यूरीज कांस्टेंट। क्या है सी का मतलब? क्यूरीज कांस्टेंट समझने वाले समझ गए। क्यूरीज कांस्टेंट, सी स्टैंड्स फॉर क्यूरीज कांस्टेंट, ठीक है? अभी देखो इसका ग्राफ कैसा बनेगा। ग्राफ देखिए, ग्राफ। अच्छा, साई को तुम बढ़ाना चाहोगी कि घटाना चाहोगी? तो टी को क्या रखोगी? देखिए यहाँ पर ग्राफ देखिए, ठीक है? ग्राफ देखो, साई को बढ़ाओ तो टेम्परेचर को क्या रखो? कम। साई को और बढ़ाओ, टेम्परेचर को और क्या रखो? कम। जबरदस्ती कर दिए। यहाँ देखना, ये थोड़ा सा इधर होगा, या अभी ठीक है, यहाँ देखो तुम, यहाँ से ले लो यार। यहाँ पर देखो, साई का वैल्यू कम है तो टेम्परेचर ज़्यादा है, साई का वैल्यू और ज़्यादा तो टेम्परेचर और कम है। देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? साई का वैल्यू कम है तो टेम्परेचर ज़्यादा है, साई का वैल्यू ज़्यादा है तो टेम्परेचर कम है। इन्वर्सली है कि नहीं बताओ? तो इन्वर्सली का ग्राफ ये हुआ, ठीक है? तो यानी कि तुम क्या करना चाहोगी बाबू? कम रखना चाहोगी। इसी को क्यूरीज लॉ बोलते हैं। तो यहाँ पर तुम क्या लिखोगे? हैशटैग पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज डिपेंडेंट ऑन टकला। चल लिख ले इसको जल्दी, फिर और अभी क्यूरीज लॉ के भी ऊपर और डिस्कशन करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम बोले प्रिया पढ़ने में बकलोल है, क्या बोले? रिया बोल रही है यार, प्रिया पढ़ने में बकलोल है, क्या बोले हम? प्रिया पढ़ने में बहुत ही बकलोल है, बहुत ज़्यादा बकलोल है। प्रिया दिन रात मोबाइल में लगे रहती है, वेब सीरीज देखती है। दोनों बात में क्या अंतर है? दोनों सेम बात है। दोनों मतलब हाथ इधर से पकड़ो चाहे हाथ उधर से पकड़ो, लड़की वही रहेगी। मेरा दूसरा डायरेक्ट, लड़की वही रहेगी। तो ये तो हम ये कह रहे थे, प्रिया पढ़ने में बकलोल है
या प्रिया दिन रात मोबाइल में समय बिताती है और वेब सीरीज देखती है, लेक्चर नहीं देखती किसी का, पीडब्ल्यू में वेब सीरीज देखती है। दोनों एक ही बात हुआ। ठीक वैसे ही क्यूरीज लॉ से, क्यूरीज लॉ का भी हम लोग क्या बोले थे, साई एम बराबर सी बाई टी, सी बाई टी, जहाँ तुम सी का मतलब बहुत अच्छे से जानती हो, ये लिखा है यहाँ पर, यही ना सी का मतलब। हाँ तो सुनो सुनो। अभी इसी को दूसरे तरीके से कहेंगे, और क्या वो अलग होगा कुछ? अभी तुमको एग्जाम्पल दिया ना यार, कहेंगे दूसरे तरीके से लेकिन बात वही होगा। कितना नंबर पॉइंट होगा बोलिए? 8 8 8 8। हम चाहे तो उसी में बता सकते थे, लेकिन पॉइंट लंबा खींचने के लिए मजाक कर रहे हैं यार। देखो यहाँ पर देखो, तुमको ये पता है बाबू कि तुम बाहर से जितना ज़्यादा एच लगाओगी उतना ज़्यादा क्या होगा, एम। या फिर उसको दूसरे कैसे तरीके से कह दे, जितना ज़्यादा एम होगा उतना ज़्यादा एच। क्या दोनों एक ही बात है? ठीक है ठीक है, अरे एक ही बात है यार। प्रपोर्शनल का मतलब क्या होता है देखो बता रहे हैं। नहीं देखो, प्रपोर्शनल का मतलब ये होता है कि जितना ये बढ़ रहा है उतना ये बढ़ रहा है। नहीं, जितना एच होगा उतना एम होगा, इसे एच का वैल्यू बढ़ेगा तब ना एम आएगा। लेकिन तुम चाहो तो ऐसे भी लिख लो, क्योंकि इसका मतलब भी होगा जितना एच है उतना एम है। मैं देखो ये लिखने का मतलब ये होता है कि हाँ एच, क्योंकि एच तुम बाहर से लगा रही हो ना, तब ना एम डेवलप हो रहा है। एच लगा रही हो तब एम, वो तुमको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसे लिखा मिले तो पकलाने की जरूरत नहीं है। अच्छा सुनो, यहाँ पर बाबू एक और चीज़ है, ये पहला पॉइंट हुआ। ये पहला पॉइंट क्या तुम बोल रही हो, उसको लिखना पड़ेगा। अगर क्यूरीज लॉज एग्जाम में है तो ये मत लिख के आना, यही क्यूरीज लॉज है, लेकिन उसी को दूसरे तरीके से बोलोगे। अभी देखो कैसे बता रहे, देखना अभी देखते जाओ। यहाँ पर दी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी is directly proportional to magnetization vector। सही है ना? ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मैग्नेटाइजेशन वेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जितना ज्यादा, एच जितना ज्यादा उतना ज्यादा एम। सही है कि नहीं बताओ? ठीक है, दूसरा पॉइंट, क्या सिर्फ एच का ज्यादा होना जरूरी है? नहीं, टेम्परेचर भी कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। क्योंकि अगर तुम टेम्परेचर बढ़ा रही हो और इधर बोल रही हो एम भी बढ़ाएंगे, तो तुम कह रही हो कि वो आदमी बकलोल है, उसी को कह रही नहीं अच्छा भी तो है। ऐसे थोड़ी होता है यार। ठीक है, अंकल वाला क्या, अंकल वाला? चल देख दूसरा जो एम है वो टी के क्या होगा? तो तुम लिखोगी द मैग्नेटाइजेशन वेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। तो इसका पहला इक्वेशन ये दूसरा इक्वेशन। अब ये दोनों इक्वेशन को कंबाइन कीजिए, क्योंकि इधर भी एम और इधर भी एम। तो एम बम 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 एच बाई टी होगा, यानी कि इधर एच, इधर ये एच यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी हटाइए, कांस्टेंट पाइए, प्रोपोर्शनलिटी हटाइए, कांस्टेंट पाइए, सी एच बाई टी होगा, सी एच बाई टी। अब ये एच को नीचे उतार दो, तो एच को नीचे उतारोगे तो तुमको क्या मिलेगा? एम एच बाई सी बाई टी। और ये एम बाई एच का मतलब साई होता है, तुमको पढ़ाएं इसलिए स्टार्टिंग से। अरे यार ये स्टार्टिंग कर रहे थे जब वीडियो, उसी समय बताए थे। तो यानी कि क्या इसकी जगह तुम साई लिख सकती हो? बहुत गंदा हो गया यार, क्या तुम इसकी जगह साई लिख सकती हो? हाँ चलो यहाँ लिखते हैं, ये एम बाई एच बराबर सी बाई टी। तो यहाँ पर इसकी जगह साई लिख लोगे, यानी सी बाई टी। देख वही क्यूरीज लॉ है, तो चाहे क्यूरीज लॉ इसको बोलो चाहे इसको बोलो, लेकिन अगर एग्जाम में क्यूरीज लॉ आया तो ऐसा ही बताना है। ये क्यूरीज लॉ आया एग्जाम में तो ऐसा ही बताना है, क्योंकि इसमें सारा एकदम डिटेल में पता चल रहा है। ठीक है, चलो लिख लो इसको जल्दी से बाबू। तो ये तुमको क्लियर है एकदम, है ना? ग्राफ वो जो बनवाए थे याद करो, अब उस ग्राफ पे हम वापस आते हैं जो हम बनवाए थे। क्या हम इधर वाला मिटा दें, इस तरफ वाला मिटा? देखो बाबू तुम लोग यहाँ देख लो, तो स्टार्टिंग में ग्राफ बनवाए थे तुम लोग पगला रही थे। देखो यहाँ पर, यहाँ देखना, उई उई उई, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यार? हाँ दिख तो रहा है। देखो इधर हम लोग ले रहे थे यम, इधर ले रहे थे एच बाई टी। याद करो एच बाई टी। तुम लोग माथा फोड़ रहे थे सर ये सही है कि गलत है, सही है कि गलत है? देखो एच बाई टी था, और ग्राफ कैसे बना रहे थे बताओ? एच बढ़ाई, एच बाई टी इधर बढ़ रहा है, एच बढ़ाई एम भी बढ़ा, एच बढ़ाई एम भी बढ़ा, गलत। एच बढ़ाई टी घटाई एम बढ़ा, एच बढ़ाई टी घटाई एम बढ़ा। ऐसे हो जाएगा। क्यों ऐसे होगा? क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जिस समय तुम एच बढ़ाओ टी घटाओ, एम जस का तस, क्योंकि बोलेगा हम लोग सब अलाइन हो चुके हैं। अब एच बढ़ा के क्या कर लेगा?
अब एच बढ़ा के क्या कर लेगा, समझ में आया कि नहीं है? ठीक, तो यानी कि ये एम एस होगा, एम एस धोनी नहीं बाबू, सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। ठीक है, समझ में आया? तो ये ग्राफ हम सही बना रहे थे। देखिए यहाँ पर देख बकलोल, एच, अरे एच को यहाँ ले जा और ये सी को नीचे ले, अब दिख रहा है। और यहाँ पर ये क्या है, व्हाट इज दिस, एम बाई सी। ये सी तो कांस्टेंट है इसलिए हम एम को दिखाएं, और एम जो है वो एच बाई टी के, तो इधर एम ले लिया, इधर एच बाई टी। समझ आएगी नहीं क्या? अरे नहीं यार, वो हम नहीं कर रहे। ठीक है, ये एच आ जाएगा, साई एम आ जाएगी, ये अलग चीज़ हुआ। हम तुमको ये समझा रहे कि हम यहाँ एच बाई टी क्यों लिखे थे, वो हम बता रहे हैं, वो तो समझ गई ना। और यहाँ फिर सी क्यों नहीं लिखे, क्योंकि सी तो कांस्टेंट है, सी तो कांस्टेंट है, क्यूरीज कांस्टेंट। ठीक है, इस क्यूरीज कांस्टेंट के बारे में हम लोग बात बात करेंगे, इसका एक वैल्यू थी, लिख लिया? ठीक, लिखो। नेक्स्ट हम लोग आएंगे पॉइंट नंबर 9 पे, खत्म। लास्ट पॉइंट 9, देखो तुम यहाँ पर ये अभी देख रही थी ये वाला सिनेरियो जिसमें कि ये लोग ऐसे था, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अरे बोल गूंगी लोग, साथ साथ था। इधर मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट उसके साथ था। अब तुम इसको हटा दी, अब देख रही सानिया को लदक के बैठी है आराम से एकदम। अब तो इसको हटा दी, तो हटाने से क्या होगा, हटाने से ये लोग वापस कैसे आ जाएगा? अरे मजाक कर रहे थे यार, ये इधर उधर ओरिएंट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर बी नॉट को हम क्या कर दिए, 0। तो बी नॉट को 0 करोगी ना तो वो बेचारा भी मर जाएगा अंदर वाला, मतलब ये अपना मैग्नेटाइजेशन खो देगा। इसको पता है ऐसे जोड़ के कौन रखा था? अच्छा एक बात तुमको हम बताएं कि बी नॉट का कुछ कैरेक्टर अंदर चल गया था। तुम कहोगी सर अंदर चल गया था, तो अंदर वाला रहना चाहिए ना, भले इसको हटा दें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखो सीन ऐसा है ना यार, तुम बोलोगे ना सर अंदर में तो बी होता है ना, बी तो अब इसमें अंदर आ चुका है, तो हम इसको हटाने से कुछ तो रहेगा। नहीं यार देखो बता, ये बाहर वाला जो है ना इसको सपोर्ट करके रखा हुआ है। जैसे मान लो कि इसके अंदर में ये बेटा है ना बाबू, उसका ये बाबूजी था, ये बेटा था। अब बाबूजी बोला चलो हम तुमको ज्ञान नहीं देंगे, अब तुम में से ज़्यादा ज्ञान हो गया, लेकिन फिर बेटा बिगड़ जाएगा, कहीं और दिमाग लगाने लगेगा। वही चीज़ देखो यहाँ पर होता, ये जब हटा ना तो ऐसा नहीं कि ये बेरोजगार था बाबू, अंदर अपना पावर दे दिया तो बेरोजगार हो गया, ऐसा नहीं है। ये अभी भी इन मैग्नेटिक डायपोल्स को इधर जोड़े हुआ था, लेकिन जैसे ये हटा ना तो ये लोग के पास अभी भी है मैग्नेटिक एनर्जी, लेकिन वो मैग्नेटिक एनर्जी जो उसके पास है वो उसको वो इधर नहीं रख पाएगा। इधर क्यों नहीं रखेगा? क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड फोर्स कर रहा था कि इधर ही रखो, लेकिन अब तो ये हट चुका है, तो ये लोग को मिलेगा कि कहीं हो तुम चल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इन लोग को एक दिशा नहीं मिल रहा है, एक डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, तो ये लोग को समझ ही में नहीं आ रहा है कि हमको इधर जाना है कि उधर जाना है। तो कुछ मैग्नेटिक डायपोल में इधर हो जाएगा और बाकी लोग कुछ इधर, कोई नीचे, कहीं घूम जाएगा, कोई नीचे आ जाएगा, क्योंकि अब है ही नहीं ना मैग्नेटिक फील्ड। समझ रही हो? मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट है यार, ये लोग को रोशनी देता है, रास्ता दिखाता है। जैसे मान लो कि कोई आदमी है यार, उसको चलने आता है, लेकिन अब वहाँ पर लाइट है ही नहीं, तो उसका पैर कितना भी बढ़िया रहे, कितना भी शक्तिशाली हो, चल ही नहीं पाएगा। तो ये लोग को रास्ता दिखा रहा है। तो यानी कि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है वो टेम्पररी मैग्नेटिज्म होता है उसमें। हाँ, टेम्पररी होता है। क्या उसमें परमानेंट मैग्नेटाइजेशन होता है? नहीं होता है। लेकिन अगर इसको लगाए रखोगी तब तक तो ये लोग को परमानेंट रहेगा ना। वही तुम लोग को लिखवाया भी है कॉपी में कि उन लोग के पास परमानेंट मैग्नेटाइजेशन होता है, परमानेंटली इस तरफ होता है, लेकिन कब तक होता है? जब तक ये होता है। मतलब अच्छा यार, मतलब तुमको पता है हम ये सब क्यों बता रहे हैं? ताकि तुमको हम ये फील करवा पाए कि जब फेरो पढ़ोगी ना उसमें इस टाइप का नेचर होगा कि उसमें परमानेंट मैग्नेटाइजेशन होगा। मतलब इसको हटा भी दो तब भी वो अलाइन रहेगा। ये प्रॉपर्टी किसमें है? फेरो में। ये सबसे बड़ा अंतर है पैरा में और फेरो में। समझ में? हाँ, इसको हटाने के बावजूद वो लोग सीधा रहेगा। अच्छा तुमको पता है उसमें पहले से ही वो लोग सीधा रहता है, वो लोग पहले से ही सीधा रहता है, बस ये बाहर वाला लग करके। तो तुम ये सोचो यार कि अगर वो अभी जो तुम फेरो पढ़ने वाली हो उसके बाद उसमें वो लोग पहले से ही सीधा रहता है, तो ये बाहर से फिर काहे लगाते हैं? और सही में सीधा रहता है, हम मजाक नहीं कर रहे हैं। और वो भी ऐसा नहीं, ऐसे इधर उधर नहीं, वो तो रैंडमली हो गया। फिर हम ये नहीं कह रहे कि थोड़ा बहुत रैंडम रहेगा, थोड़ा बहुत सीधा, उसमें सब पहले से ही सीधा रहता है। तो इसको काहे लगाते हैं भाई, ये सोचना। ठीक है, चलो हम लोग आते हैं तो लिखते हैं इसके बारे में कि ऑन रिमूविंग दी बी नॉट दी पैरा मैग्नेटिज्म, द पैरामैग्नेटिज्म इज लॉस्ट। खतरनाक, द पैरामैग्नेटिज्म इज लॉस्ट, है ना। तो यानी मैग्नेटिक इफेक्ट खत्म हो जाता है। अगेन दे आर दे यहाँ पर, ये दे कौन है? दे कौन है यहाँ पर? हैं? दे कौन है? अरे बकलोल, एटॉमिक डायपोल। एंड अगेन दे आर अलाइंड
रैंडमली ऊ पढ़ने आती है। चलो ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या कवर करेंगे? फेरोमैग्नेटिक। फेरो जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।